अब बच्चों अवायवीय श्वसन के बारे में तो हम लोग ने पढ़ लिया कि अवायवीय श्वसन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही जीव जंतु या पेड़ पौधे ऐसे जो होते हैं वे सभी लाते हैं। वो जिसके हैं जो वायु में भी इसके लिए क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में खंडित करते हैं। तो होता है उसको किस में तोड़ देते हैं, एथिल श्वसन। अब आता है वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन क्या होगा, ऐसे श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वे क्रियाएं, तो वो होगी वायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन में क्या होता है, कोशिका के अंदर जो भोजन जो हमें भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में श्वसन की क्रिया होती है, तो वो वायवीय श्वसन कहलाती है। अब उसके बाद आता है बच्चों वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वायवीय श्वसन में क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। इसमें भोजन जो है वो पूर्णतः विखंडित होगा, मतलब भोजन को टुकड़ों में खंडित किया जा सकता है। इसमें अंतिम उत्पाद क्या होता है, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस वायवीय श्वसन में जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और वायवीय श्वसन में क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में, इसमें ऊर्जा ज़्यादा निकलती है और इसमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है, यानी इससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है कि अब में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ऑक्सीजन का जो उनको ग्लूकोज मिलता है उसको टुकड़ों में करके, उसको विखंडित करके वो अपनी श्वसन क्रिया करते हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग सभी जीव जंतु क्या हैं जो सामान्यतः होते हैं, उनमें श्वसन अलग अलग जंतुओं में श्वसन की क्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि अमीबा क्या होता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में कोशिकाएं कितनी कोशिकाएं पाई थी, अमीबा में सिर्फ केवल एक ही कोशिकाएं पाई जाती है। ये जल में पाया जाता है। श्वसन के लिए गैसों का सामान्य विसरण पर आश्रित होता है। इसके लिए क्या होता है, ये श्वसन क्रिया जो होती है, जैसे इसकी में ये झिल्ली है, ये झिल्ली है, इसी झिल्ली में जो पानी में पाया जाता है, तो पानी में ऑक्सीजन भी प्रेजेंस होती है। तो इस झिल्ली या इस कला के द्वारा ही इसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करती है और जो इसके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कोशिका कला जो इसकी कला होती है, जो इसकी बाउंड्री होती है, यानी जो बाहर सरफेस होता है, इसी के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। तो कोशिका में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है, इसकी कला के द्वारा या इसकी झिल्ली के द्वारा। अब केचुआ हम सब लोग जानते हैं कहाँ होता है, मिट्टी के नीचे होता है या मृदा में रहता है। और श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन किसके द्वारा करता है, मिट्टी में है, तो मिट्टी श्वसन मतलब सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन किसके द्वारा प्राप्त करता है, त्वचा के द्वारा, कि ये है त्वचा। केचुआ में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है, त्वचा के द्वारा। वो त्वचा के द्वारा ही ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को त्वचा के द्वारा निकाल देता है। उसके बाद आता है मछलियों में श्वसन कैसे होता है। जैसे हम लोग सब जाते हैं, मछली कहाँ रहती है, मछली जल में पाई जाती है। जल में ऑक्सीजन भी पाई जाती है। ऑक्सीजन कैसे पाई जाती है, क्योंकि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। जल किसका मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है ये, यानी ऑक्सीजन।
जल है तो जल में ऑक्सीजन भी घुली हुई है। तो ये जो है हमारी मछली, ये किसके द्वारा होती है? देखिए ये मछली में ये क्या है, क्लोम है। क्लोम कहे, गिल कहे या गलफड़ा कहें, है ना, इसी के द्वारा ही ये ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है या जल में छोड़ देती है या वातावरण में विमुक्त करती है। तो समझ में आ गया, अमीबा में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? कोशिका झिल्ली द्वारा होती है। केंचुए में कैसे होता है? उसकी त्वचा के द्वारा होता है। और मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोम या गिल के द्वारा होता है। अब इसके बाद आता है कि मनुष्यों में श्वसन किस प्रकार होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया में क्या करते हैं? वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन को अपने शरीर के कोशिकाओं के द्वारा अब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ देते हैं। अब इसके लिए जो प्रत्येक चरण है, जैसे श्वसन अंग, हमारे शरीर में कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं जो कि श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं, उसमें मुख्यतः क्या है? नोज़, हमारी जो नाक है। श्वसन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? नोज़ में, नाक से प्रारंभ होती है। तो नाक क्या होता है? मनुष्य नाक के ने वायु में श्वास लेते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? हवा में श्वास लेते हैं, ठीक है। अब जो हवा में जो श्वास लेते हैं तो वो उसके लिए सबसे मेन पार्ट क्या हो गया? नाक। अब नाक के बारे में बताया गया है कि जब सर्दियों में वायु शीतल हो जाती है तो जो उसके अंदर वाला एरिया, जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, उसमें गर्म रक्त होता है। जो ब्लड है वो हमारे शरीर में कैसा रहता है? शरीर के अंदर की नलिकाओं में होता है, तो उसका टेम्परेचर जैसे मेंटेन रहता है वैसे ही होता है। लेकिन जब बाहर ठंडी हवा चल रही है तो क्या होता है? तो उसका तापमान प्रवाहित होने लगता है और गर्म रक्त के संपर्क में आके वो भी शीघ्रता गर्म हो जाती है। तो नासिका के बारे में लिखा हुआ है कि नाक क्या है। फिर उसके बाद नाक के बाद जब हमने सांस लिया, नाक के द्वारा लिया, उसके बाद श्वास कहाँ गई? गले में गई, ठीक है। गला, ये है हमारा गला। गला क्या है? नम और शुद्ध वायु नाक से होकर गले में पहुंचती है। यहाँ पर वायु ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहाँ सड़क के समान दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता कहाँ जाता है? एक पाचन तंत्र की ओर जाता है, दूसरा श्वसन तंत्र की गहराई में जाता है। वायु श्वसन तंत्र वाले रास्ते में जाती है। अब देखिए गला, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना जब खाते हैं तो वो भी इसी रास्ते में जाता है और श्वास लेते हैं वो भी इसी रास्ते में जाता है। तो जैसे दो रूट होते हैं, जैसे चौराहे पे 4 रास्ते होते हैं, वैसे इसमें 2 रास्ता होता है। एक होता है श्वास नाली जो कि हमारी सांस को कहाँ पहुँचाता है? फेफड़े तक ही पहुँचाता है। और एक जो हम खाना खाते हैं भोजन, वो हमारे शरीर में आमाशय यानी पेट को पहुँचा देता है। तो इसी प्रकार कहा गया है कि ये 2 रास्ते होते हैं इसके। फिर उसके बाद आता है स्वर तंत्र। अब स्वर तंत्र क्या होता है? अपनी उंगली को अपने गर्दन के सामने ऊपर और नीचे की धीरे धीरे चलाएं। आप छल्ले के आकार की कोमल अस्थियों का अनुभव करेंगे। जैसे ये है, ये जो है गोल गोल, देखिए हम दिखाते हैं। ये तो हो गया गला आपका इतना एरिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर गोल गोल है। आप लोग अपन जहाँ गला है आप वहाँ पे अगर फिंगर रखेंगे तो आपको संरचना समझ में आएगी कि एकदम कोमल अस्थि होती है, वो गोल छल्ले नुमा होती है। उस अस्थि को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। ये श्वास स्वर तंत्र या वायु नलिका में एक सुरक्षित भित्ति का निर्माण करती है। आप जैसे कि वायु कोश श्वास प्रणाल का ऊपरी भाग बनाते हैं कंठ के ऊपर। तो ये समझ में आ गया। स्वर तंत्र कहाँ होता है? स्वर तंत्र गले के नीचे होता है। और अब स्वर तंत्र के बाद हमारी जो सांस है या हमारे जो शरीर के अंदर जो वायु गई है वो कहाँ जाती है? वो जाती है श्वास नली या श्वसन वृक्ष में जाती है। ये कहाँ पर होती है? ये ट्रैकिया के 2 नलियों में बढ़ जाती है। इनमें से जो प्रत्येक नली होती है उसको क्या कहते हैं? उसको श्वसनी कहते हैं, ठीक है। ये अत्यंत सूक्ष्म शाखाएं के रूप में अंगूर की भांति होती है, जो सूक्ष्म गुब्बारों की तरह उसकी संरचना होती है। उसे कहते हैं वायुकोश। ये इन्हीं वायुकोश में क्या होता है? ये वायुकोश अथवा फुफ्फुस फेफड़े के अधिकांश ऊतकों की रचना होती है। तो ये कहाँ होता है? वायुकोश कहाँ होता है? हमारे फेफड़ों के अंदर होता है। इसकी रचनाएँ जो होती है वायुकोश कहलाती है। अब फेफड़े जो है स्वतंत्र तंत्र का मुख्य अंग है। जो श्वसन प्रणाली होती है उसमें मेन पार्ट क्या है? एक तो नाक है, नाक से तो सांस अंदर जाती है और फिर कहाँ तक जाती है? फेफड़ों तक जाती है। फिर उसके बाद जो पतली सी भित्ति होती है, ये वायु को सूक्ष्म कोशिकाओं का एक जाल के रूप में घिरा होता है। यह ध्यान रहे कि श्वास द्वारा ली गई वायु में ऑक्सीजन को अवशोषित कौन करता है? यही जो इसके वो होते हैं, क्या है इसका नाम? वायुकोश ही रहता है। ये जो हमने सांस से जो ऑक्सीजन ली है
जो हम वायुमंडल में तो सारी गैसेज़ होती हैं, लेकिन हमारे शरीर को क्या चाहिए होती है, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जो वायु कोश रहता है वो सिर्फ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उसको अवशोषित कर लेता है, बाकी अन्य जो गैस होती है उसको यहीं से निकाल देता है। तो जब सांस छोड़ते हैं तो जो बाकी दूसरी गैस होती है वो हमारे शरीर से बाहर चली जाती है। अब श्वास लेने की क्रियाविधि आती है। श्वास लेने की क्रियाविधि क्या आती है, हम सभी लोग इसे फील करते हैं। जब सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो विभिन्न प्रकार उसकी क्रियाविधि को देखते हैं क्या है। जब हम सांस लेते हैं तो पसलियों में क्या होता है, संकुचन होता है और वे ऊपर और बाहर की ओर खिंचती हैं, ठीक है। और जब उसको छोड़ते हैं तो वो रिलीज़ होती है। ये प्रक्रिया में क्या होता है, जब पसलियाँ दो प्रकार से मूव करती हैं, एक बाहर की ओर मूव करती हैं और एक अंदर की ओर मूव करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें संकुचित होकर छाती के निचले सिरे में खींचता है। इन दोनों में सीना फैलकर चौड़ा हो जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप एक दिलचस्प घटना घटित होती है। फेफड़ों के अंदर वायु का दाब बढ़ जाता है। अतः सैद्धांतिक रूप से फेफड़ों का वायु दाब आपके चारों ओर वायु के दाब से कम होता है। इसके द्वारा वायु तीव्रता से हमारे फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती है, यानी प्रवेश कर जाती है। अतः हमारे श्वास अंदर खींचने के साथ ही हमारी छाती फैल जाती है, ठीक है, और उसका आयतन घट जाता है। फिर ठीक उसी प्रकार जैसे कि पिचके हुए गुब्बारे से वायु बाहर निकलती है, तो वैसे ही जब हम सांस छोड़ते हैं तो वैसे ही बाहर निकल जाती है और उसका जो फैला हुआ है वो सिमट जाता है। अब बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आइए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें पहला है एमसीक्यू में देखिए क्या है। सबसे पहला है, शारीरिक सक्रियता बढ़ने से किसकी दर बढ़ जाती है, तो श्वसन की दर बढ़ जाती है। तंबाकू में होता है निकोटीन होता है। मछलियाँ सांस लेती हैं, किसके द्वारा लेती हैं, गलफड़ों के द्वारा लेती हैं। फिर केंचुए में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा होता है। फिर उसके बाद आता है एफआईबी में पहला एफआईबी क्या होगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। सेकंड में फिल करिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नाक के बाल क्या करते हैं, धूल कणों को रोकते हैं। धूल कणों कहाँ से, गले में जाने से रोकते हैं या श्वास नली में जाने से रोकते हैं। ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है। अधिक व्यायाम करने से क्या होता है, श्वसन दर अधिक हो जाती है। बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है।